वालेकुम सर। भाई बाकी लोग कहाँ हैं? अभी तक 8 लोगों ने ज्वाइन किया है। सर स्लो आ रहे हैं सारे। वजिया मलिया कहाँ है? सर आ रही होगी अभी। लास्ट क्लास में से किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। पाँच मिनट देखते हैं, अगर बाकी लोग आ जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं, नहीं है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। तो कुछ फाइनल हुआ आप लोगों की क्लास का, फिजिकल क्लास का अभी तक? नो सर। ठीक है, यानी कि प्रोबेबली ये वीक भी ऑनलाइन ही चलेगा। यस सर। 6 जून तक अच्छा, 6 ऑफ जून का मतलब ये हुआ फिर 2 वीक्स। हाँ जी वली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ हैं आपके बाकी दोस्त? सर हसन भी नहीं है, वो आया तो बलूचिस्तान में ही होगा। सर असलैन की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं ले रहा क्लास। हसनैन की तबीयत ख़राब है। क्या हो गया भाई? 604 का बुखार हो गया क्या उसको? पता नहीं सर, तबीयत सही नहीं है उसकी। कौन सी? कोई फिजिकल क्लास में थोड़ी आना था, उधर लेट की क्लास लेनी थी। पता नहीं सर। चले ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, साथ साथ लोग ज्वाइन करते रहेंगे। तो बताइएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? आई थिंक ये हम कर चुके थे, ऐसे ही था। कहाँ तक हुआ था? ये नहीं हुआ था सर। और ये हो गया था हमारा बायोस का टेस्ट और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हमने कर लिया था। सर नो सर। ये नहीं स्टार्ट किए थे? नो सर, नहीं हुआ था। सर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना था। हैं? ना हो करो गया था यार। सर। हाँ सर, यहाँ तक हुआ था। ये हो गया था ना यहाँ बायोस से का स्टार्टिंग द कंप्यूटर, यहाँ तक हुआ था ना। अब इनकी डिटेल हमने डिस्कस करनी थी कि बायोस क्या Yes, होता sir, है, यहाँ तक। कंडक्ट पावर टेस्ट क्या होता है, ये चीज़ें डिस्कस करनी थी। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो बायोस में है,
एक्चुअली बेसिक इनपुट आउटपुट। बेसिक इनपुट आउटपुट से मतलब यहाँ ये है कि आपके कंप्यूटर के साथ मिनिमम 2 इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एक कीबोर्ड और एक आपका माउस। ठीक है, ये दोनों आपकी बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में कम से कम एक लाजमी होगा और वो होगा आपकी स्क्रीन, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो LCD हो या LED हो। ये आपके मिनिमम आउटपुट कहलाते हैं। इससे हट के भी हो सकते हैं, आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा दें एक और, ठीक है, आप उसके साथ स्कैनर लगा दें, ठीक है, आप स्पीकर लगा दें, तो ये आपके इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल हो सकते हैं। बहरहाल तो बेसिक इनपुट आउटपुट का मतलब ये है जी कि कम से कम माउस और कीबोर्ड और आपका मॉनिटर इनको कॉन्फ़िगर कर रहा होता है। जैसे ही आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर, तो इनको ये अलाउ करता है कि भाई आप कोई भी इनपुट दे सकते हो कंप्यूटर को। और कंप्यूटर इनपुट लेने के बाद, कंप्यूटर इनपुट लेने के बाद मतलब हम कह रहेंगे प्रोसेसर, ठीक है, तो प्रोसेसर इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद आपको स्क्रीन पे वही कैरेक्टर, वही इनपुट शो करेगा जो आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ ये कहता है हमारे पास कि इंस्ट्रक्शंस इनटू मेमोरी बेस। बायोस होती क्या एक्चुअली? बायोस आर द इंस्ट्रक्शन इनटू द मेमोरी which allow computer to accept keyboard input and show information on monitor। ठीक है, तो ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस है जो मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं और ये कंप्यूटर को अलाउ करती हैं कि ये कीबोर्ड को अलाउ करती हैं कि भाई कोई भी इनपुट आप ले लो कीबोर्ड से और उसको फिर स्क्रीन पे शो कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, आप कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद आप अगर कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो वो इनपुट, और वही वाला अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो वो क्या आउटपुट है। क्लियर है? दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ बायोस। दूसरा है कंडक्ट द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मीन्स कि अगर आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो उसके साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस लगी होती हैं उन सबको वो चेक करता है कि सारी जो पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड हैं कंप्यूटर के साथ वो प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अब ये क्या होती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस? लेट डिस्कस दैट वन। देखें, आपने कीबोर्ड अटैच किया, एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, माउस अटैच किया एक्सटर्नल, USB आपने अटैच की एक्सटर्नल, प्रिंटर आपने किया एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल आपने एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लगा दी एक्सटर्नल। तो ये तमाम डिवाइसेस जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर रहे हो, आइदर वो एक्सटर्नल कीबोर्ड है, वो माउस है, वो प्रिंटर है, वो USB है, या मूवेबल ड्राइव जिसे आप बोलते हो हार्ड डिस्क एक्सटर्नल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। तो जैसे ही आप इनको कनेक्ट करोगे तो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक करेगा क्या ये वाकई प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, दी POST attest it confirms that both the computer and its peripheral devices are working properly। ठीक है, if not or any of the part gets fail then क्या होगा, यानी कि आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, आपका कंप्यूटर खुद से सही नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें, या वो डिवाइसेस जो आपने उसके साथ अटैच किए जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, उनमें से अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, वो अगर नहीं चल पा रही, ठीक है, तो क्या होगा, उस सूरत में एक बीप सुनाई देगी। मुमकिन है कि आप में से किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर आपने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया हो। यस सर जी, तो वो आप अगर कंप्यूटर ना चल रहा हो तो वो एक बीप, कंटिन्यूस एक बीप सुना रहा होता है। ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक होती है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होता। ठीक है, या सम टाइम हो सकता हो कि स्क्रीन पे कोई मैसेज आ रहा हो, जैसे मैसेज आ रहा हो कि हार्ड डिस्क इज़ नॉट एक्सेसिबल या रिकग्नाइजेबल, या हो सकता है कुछ ऐसा मैसेज भी सम टाइम आता है कि स्क्रीन के ऊपर गार्बेज दिख रहा होता है। गार्बेज का मतलब है कुछ सिंबल्स होते हैं,
मुझे और आपको तो वो एरोज प्लस और वो फूल जड़ियाँ दिख रही होती हैं, लेकिन वो गार्बेज लैंग्वेज है जिसे सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है। या तीसरा हो सकता है कि कंप्यूटर क्या होता है, ना तो बीप दे रहा होता है ना ही वो गार्बेज दे रहा होता है, बस बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा होता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आता है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अगर नाकाम होता है तो इनमें से कोई एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लोड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले बायोस हुआ, फिर पावर ऑन टेस्ट चेक किया गया, तीसरा स्टेप आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ज़ाहिर मेमोरी में लोड होता है, तो उसको लोड करने का जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारे पास कहलाता है कर्नल। ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है बायोस लुक्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है। कैसे होता है? बायोस लोड इनटू मेमोरी द कर्नल। तो पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस के पास जाएगा, फिर बायोस उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल, ठीक है, मेमोरी के कर्नल के अंदर क्या करेगा? लोड करेगा। अब ये कर्नल है क्या? चूँकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तो नहीं है, ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो CPU है। ठीक है। और इसकी जो हार्ट कंसीडर किया जाता है, दोबारा बताइएगा जो कंप्यूटर कर्नल का, क्या है? मैं बताता हूँ, कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो CPU है। ठीक है। और इसका हार्ट जो है वो मेमोरी होती है। ठीक है। जैसे आप लोगों का ब्रेन, ज़ाहिर है आपका ब्रेन है, ह्यूमन का ब्रेन है, और उसका हार्ट उसका दिल है। तो ब्रेन क्या कर रहा होता है? सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। और हार्ट का काम क्या है? पंपिंग करना, ब्लड की पंपिंग करना, और वो वही काम कर रहा होता है। तो ये हमारे पास कहलाता है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट है वो कर्नल है। ठीक है। कर्नल क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है। ठीक है। तो जितने भी क्रिटिकल प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि जो भी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आता है उसको परफॉर्म करना, उसको अलाइन करना, उसको सिंक्रोनाइज करना, ये कर्नल का काम है। यानी मैं यूँ समझाऊँ कि आप सब लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो पेशेंट आते हैं, तो ज़ाहिर है सारे पेशेंट को आप एक साथ चेक नहीं करते। ठीक है। आप उनको नंबर असाइन करते हैं। फिर हर पेशेंट का जॉब अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार भी अलग है। किसी को आप बस सिर्फ देख के फ़ौरन फारिग कर देते हैं, किसी के आप एक्स्ट्रा टेस्ट करवाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा केयर दे रहे थे, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट सिचुएशन वेरी हो रही होती है। ऐसे ही कर्नल के पास जो जॉब्स आती हैं, जॉब्स कौन भेजता है? मैं और आप। हम इंस्ट्रक्शन भेज रहे होते हैं OS को कि भाई हमें ये काम करवाना है मशीन से। तो वो जो प्रोसेस या जो इंस्ट्रक्शंस हम भेज रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल कर्नल कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। ओके। फिर मैं ज़्यादा कर्नल को ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा, क्योंकि आपके काम का है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा बेकार है डिस्कशन करना। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि है क्या। अच्छा, फोर्थ स्टेप है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक की जाती है। ठीक है। इट चेक्स द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। हाउ टू डू दैट? अब आपने होपफुली कि आपने नाम सुना होगा रजिस्ट्री, डेटाबेस, नाम सुना है? यस सर। रजिस्ट्री का नाम Yes, सुना है? सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कुछ सुना है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस वो प्लेस होती है जहाँ पे डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। आपके घर में डेटा है, बिल्कुल है। आपके किचन में ग्रोसरी रखी है, यस है, तो आपका किचन ग्रोसरी के लिए डेटाबेस हुआ। ठीक है। इसी तरह आपके घर में मुख्तलिफ किस्म का सामान है वो लगेज, डिफरेंट टाइप का लगेज है आपके पास। आपने कुछ सामान, कुछ आपके ड्रेसेस वगैरह आपने अपने शेल्फ में रखे होंगे। ठीक है। रैक के अंदर रखे होंगे, बुक्स आपने शेल्फ और रैक में रखी होंगी, डिफरेंट चीज़ें आपने डिफरेंट जगहों पे रखी होंगी। ज़ाहिर है एट दी एंड सारी चीज़ें रखी का है घर की बाउंड्री, चार दीवारी के अंदर।
तो जो आपकी चार दीवारी है घर की, वो आपकी प्लेस है जो डेटा को सेव कर रही है, तो दैट्स कॉल्ड डेटाबेस। यानी ऐसी जगह जहाँ पर हम डेटा या इंफॉर्मेशन को सेव करें वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्री क्या होती है? अब जो चीज़ आप सेव कर रहे हैं, जो चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका एक एड्रेस नोट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग गाड़ी लेते हैं, ठीक है, आपने गाड़ी ली तो आप डायरेक्ट गाड़ी नहीं चलाते, लेने के बाद आप चलाते नहीं उसको, आप गाड़ी लेने के बाद सबसे पहला काम उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यानी हुकूमत पाकिस्तान के पास या जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है उसके किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास से वो गाड़ी रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उस गाड़ी को एक एड्रेस दिया जाता है। एड्रेस देने का मतलब उसको एक नंबर प्लेट मुहैया की जाती है, ठीक है, जिसके अंदर जिसके रेफरेंस से उस गाड़ी के बारे में तमाम मालूमात उस अदारे के पास रिकॉर्ड की जाती हैं कि गाड़ी का नाम क्या है, गाड़ी का कलर क्या है, कितनी सीसी कितनी कैपेसिटी की वो गाड़ी है, ठीक है, उसका चेसिस नंबर क्या है, उसका इंजन नंबर क्या है, इसका मालिक कौन है, ये कब बनी है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आप समझ रहे हैं। तो सारी की सारी डिटेल उस गाड़ी के बारे में उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर स्टोर की जाती है, तो दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। इसी तरह जितनी भी चीज़ें आप कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, जितनी भी चीज़ें आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर की भी मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं, उनके एड्रेसेस वहाँ स्टोर होते हैं कि फ़लाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया आपने, फ़लाँ एप्लीकेशन सिस्टम इंस्टॉल किया आपने, फ़लाँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, दैट्स मैनेज इन द रजिस्ट्री। तो उस रजिस्ट्री में आप उसके ऑपरेशंस को फिर कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है जी, तो कॉन्फ़िगरेशन, जाहिर सी बात है, आप यहाँ कहता है OS चेक द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ड्राइवर्स। अब चूँकि पहले टाइम क्या था, कुछ अर्सा पहले आप जो भी डिवाइस लेते थे हर एक के साथ ड्राइवर आता था और आपको इंस्टॉल करना पड़ता था। हो सकता है आप में से किसी एक को एक्सपीरियंस हुआ हो ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नया कीबोर्ड ख़रीदा, नया माउस ख़रीदा, नई CD रोम ख़रीदी, खैर फ्लॉपी डिस्क तो यूज़ नहीं करता, नई USB ख़रीदी, ठीक है, या नया प्रिंटर ख़रीदा, तो इस सब के सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ते थे और इनके सॉफ्टवेयर कहलाते थे ड्राइवर्स। आजकल एक्सेप्ट प्रिंटर के अलावा, अब तो खैर प्रिंटर भी बिल्ट इन आने शुरू हो गए उनकी सॉफ्टवेयर, बाकी तमाम भी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके सॉफ्टवेयर या ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन का मतलब है पहले से उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप वो डिवाइसेस क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं, तो थोड़ी देर उसको कॉन्फ़िगर करता है। आपने देखा होगा कि लाइट उस डिवाइस की जल रही होती है लेकिन वो यूज़ में नहीं आ रही होती, और साथ में एक छोटा सा पॉपअप आता है, प्लीज़ वेट व्हाइल योर डिवाइस इज़ बीइंग कॉन्फ़िगर्ड, तो वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी हो रही होती है। आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन यू आर एलिजिबल टू यूज़ दैट पर्टिकुलर डिवाइस, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी की सारी डिवाइसेस के ड्राइवर्स को कॉन्फ़िगर कर रहा होता है, या तो आपको इंस्टॉल करने हैं, और अगर इंस्टॉल हुए हुए हैं तो आप जैसे ही वो डिवाइस प्लग इन करते हैं तो उसको वो कॉन्फ़िगर करता है और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो देखें ये लास्ट में पॉइंट लिखा है, OS installs and loads the needed drivers, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके ड्राइवर इंस्टॉल भी करता है और उनको लोड का मतलब है उसकी मेमोरी से कॉन्फ़िगरेशन करके लोड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों काम OS के हो रहे होते हैं। फिफ्थ स्टेप जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, फिफ्थ स्टेप है जी हमारे पास। फिफ्थ स्टेप है लोड सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम की यूटिलिटीज़ को वो लोड कर रहा होता है। कौन कौन सी यूटिलिटीज़ हो सकती हैं हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे कि दो मेजर टाइप होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर मैंने कहा था कि आप अगर डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे उसमें खैर डिफरेंट टाइप्स लिखी होती हैं, लेकिन ये दो मेजर हैं। और साथ में एक और टाइप भी हमने डिस्कस की थी जो कि एक्चुअली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की सब टाइप थी, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सब टाइप थी जिसे हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला था। तो यहाँ उन्हीं यूटिलिटीज़ की बात कर रहा है, जैसे एंटीवायरस है, ठीक है, स्पीकर के वॉल्यूम का कंट्रोलर है, ठीक है, उसका मिक्सचर है, राइट, उसका मिक्सचर है। आपने और कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल डाउनलोड एक्सीलरेटर है, ठीक है,
और कोई आपने ऐप यूटिलिटी ऐप डाउनलोड कर लिया आपने, तो उन सब को लोड करना किसका काम है? ओएस का काम है। जैसे ही आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो ये सारे के सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लोड होती हैं। तभी आपने देखा होगा जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको फ़ौरन वो ऑन नहीं हो जाता, वो थोड़ा टाइम ले रहा होता है, बूट कर रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं वो बूट कर रहा है। वो बूट या टाइम इसलिए ले रहा है कि वो ये सारी चीज़ों को क्या कर रहा होता है? रेडी कर रहा होता है, ताकि वो आपके लिए टास्क परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो 6 स्टेप आता है ऑथेंटिकेशंस। अच्छा, अभी तो देखें, आप सब लोगों ने अपने जिसके पास भी कंप्यूटर है उसमें उसने कोई पासवर्ड नहीं रखा होगा। आप मतलब जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो आपसे स्टार्ट होने के बाद स्क्रीन पे कोई विंडो नहीं देता आपको कि आप यूज़र आईडी या पासवर्ड रखें। ऐसे ही है, एटलीस्ट लैब में तो ऐसा नहीं है आपके। यस क्लास, ऐसे ही है। यस यस सर। आप सिंपल उसका पावर बटन प्रेस करते हैं, वो बूट होता है, बूट होने के बाद आपको स्क्रीन डेस्कटॉप नज़र आ जाती है और आप उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के जो सेल फोन्स हैं, सेल फोन्स ऑफ हैं, आपने ऑन किए तो सेल फोन्स के ऊपर आपने पासवर्ड का लॉक लगाया हुआ है। ऐसा ही है? जी सर। वो लॉक क्यों लगाया आप लोगों ने? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि आपकी परमिशन के बगैर आपकी उस डिवाइस को कोई और यूज़ ना कर सके या अनऑथोराइज्ड पीपल आपकी डिवाइस को यूज़ ना कर सके। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हम उसको पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपने जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है या आप खुद एडमिनिस्ट्रेटर है अपने कंप्यूटर के, तो आपने अगर उसमें पासवर्ड लगा दिया तो कोई भी पर्सन उस कंप्यूटर को उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि उसके करेक्ट आईडी और पासवर्ड को यूज़ ना करे। यानी कि जब तक तो उसकी ऑथेंटिकेशन रिकग्नाइज ना हो सके उस वक्त तक वो पर्सन उस डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकता। दैट्स कॉल्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ द यूज़र, जिसे हम लॉगिन पासवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ देखें लिखा है जी, इफ़ नेसेसरी enter an authentication or the login, a user name and the password। ठीक है, तो protection and against unauthorized access, login and password। तो इससे क्या होगा? आपका सिस्टम सिक्योर है, nobody can enter into your computer, into your system, and they cannot hack, and even they cannot see or they cannot even change your personal information from your computer। That's why we recommend the authentication process। क्लियर है यहाँ तक? क्लास क्लियर है? यस सर। प्लीज रिवाइंड कीजिएगा, पिछली स्लाइड पे आइएगा। बेटा मैंने ये कहा कि हम अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए वी डू नॉट वांट टू एनीवन यूज आवर सिस्टम विदाउट आवर ओन परमिशन। ठीक है, क्योंकि अगर वो हमारी परमिशन के बगैर हमारा सिस्टम यूज़ करता है इसका मतलब है हमारी चीज़ें इनसिक्योर हैं। उसके अंदर जितना डेटा, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या इनसिक्योर है। वो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकता है, कॉपी पेस्ट अपने पास कर सकता है वो। सर ये समझ में आ गया, बस मुझे पिछली स्लाइड पे पॉइंट था वो जरा एक मिनट आप जरा जाएंगे पिछले। जी बोले। बस सर देख लो क्या लॉगिन एंड पासवर्ड वाला, वो वही तो पॉइंट बता रहा हूँ ना, देखना। लॉगिन एंड पासवर्ड की तो बता रहा हूँ ना। सर समझ में आ गया कि अनऑथराइज्ड पर्सन से हमने सिक्योरिटी के लिए हमने ऑथेंटिकेशन भी रखी होती है, ओएस उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ूँ? जी ठीक है, ओके जी। तो ये है ऑपरेटिंग, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आपने जब हमने सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि डिफरेंट ऑथर डिफरेंट वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं उसकी डेफिनेशन को लिखने के लिए, लेकिन मोर और लेस कॉन्सेप्ट सबका एक जैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ भी देखें, एक ऊपर ब्लू कलर में डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, कहता है अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस विद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो एक्चुअली हम आपको बता चुके हैं, डिस्कशन की थी हमने कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक मिडल मैन की तरह काम कर रहा होता है। तो ये एक यूज़र का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मशीन के साथ, हार्डवेयर के साथ क्या करवा रहा होता है? इंटरेक्ट करवा रहा होता है। ठीक है, तो क्या काम करता है, किस तरह कर रहा होता है? परफॉर्म्स कॉमन हार्डवेयर फंक्शंस।
ठीक है। जैसे ये इंटरेक्ट करवाएगा तो जो ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेगा किसको, कंप्यूटर को, हार्डवेयर को, मशीन को, तो मशीन उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगी, जॉब को एग्जीक्यूट करेगी। आगे बोलता है प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस, तो आपको एक इंटरफेस देता है, आपको स्क्रीन देता है, डेस्कटॉप देता है, या कोई सा भी जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया उसकी IDE उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेस एक, अब चलें, अब IDE आपको समझ में नहीं आएगा, एक इंटरफेस देता है जिसके थ्रू आप उस कंप्यूटर के साथ क्या कर रहे होते हैं, इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। प्रोवाइड हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, व्हाट डज दिस मीन, कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब है। प्रोवाइड हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, सर जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। कैसे, अच्छा चले, सर लाइक जैसे हर माउस, एक अपने अपने मतलब हर एक डिवाइस में अकेले जैसे इंस्टॉल्ड है, ये अलग अलग ऑपरेट कर रहा है हर एक को। नहीं मैं तो इस वजह से मैं independent- आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सब लोगों के पास सेल फोन है, ऐसा ही है। उस सेल फोन के अंदर आपने क्या चीज डाली है, जी बोले। सर जैसे मतलब सेल क्या? फोन, मोबाइल फोन है ना, उसके अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कांटेक्ट। सिम है बेटा, हाँ सिम है ना, सिम कार्ड है। वो सिम कार्ड वो सिम, कहलाता है हाँ। एक्चुअली GSM, ठीक है। तो ये वो सिम कार्ड है जिसकी मदद से आप एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट। लेट्स से आप लोगों के पास कनेक्शन यू फोन का है, यू फोन का कनेक्शन आपने लिया हुआ, उसकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, आपने कई मरतबा कंप्लेन किया कंपनी को, लेकिन कंपनी ने कोई तवज्जो नहीं दी, आप क्या करेंगे फिर, चेंज कर देंगे। कोई दूसरा सिम कार्ड खरीदेंगे, किसका, उसी कंपनी का या किसी और कंपनी का, दूसरी कंपनी का। दूसरी। तो आप, कहने का मकसद यहाँ ये हुआ कि किसी भी कंपनी का आप सिम कार्ड लेके आप अपने उसी मोबाइल में यूज कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो वो जो सिम है, Yes, sir. वो जो सिम कार्ड है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, वो आपके मोबाइल में भी यूज हो सकता है, वो वलीद के मोबाइल में भी यूज हो सकता है, वो माहीन के मोबाइल में भी यूज हो सकता है, वो अरीबा नूर के मोबाइल में भी यूज हो सकता है, वजिया के मोबाइल पे यूज हो सकता है, मेरे मोबाइल पे भी यूज हो सकता है। एक ही सिम कार्ड किसी भी मोबाइल के अंदर हम डालेंगे तो वो ऑपरेट करेगा, ऐसा ही है। यस सर। नहीं तो Yes, sir. कभी क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके पास, वो एक बच्ची थी ना आपकी क्लास में जिसके पास 1,20,000 या 2,20,000 रुपए का मोबाइल था, कौन है वो, आज आई या नहीं आई? एमन सर सर, ईमान। हाँ एमन ऑनलाइन है नहीं आज, चलो नहीं है, नहीं सर। ठीक है, सो रही होगी, सोने दो। तो वो 2 ये सर लाख उठी का, हुई थी, अभी गई शायद। अच्छा वो 2 लाख का मोबाइल था, ठीक है, और आप में से किसी के पास 5,000 का भी मोबाइल होगा, ठीक है। यस सर। हाँ 5,000, तो आप वही सिम अगर वो 2 लाख के मोबाइल पे डाले तो वहाँ चल गई, और वही सिम अगर आप अपने 5,000 के मोबाइल पे डालें, वो बोले मैं तो नहीं चलती। क्यों भाई, इसलिए नहीं चलती कि मैं तो लो लेवल मोबाइल को तो समझती कुछ नहीं हूँ। कभी ऐसा उस सिम ने बोला है? नहीं। नहीं बोला ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव मोबाइल हो, चाहे कितनी अच्छी कंपनी का मोबाइल क्यों ना हो, वो सिम कार्ड हर मोबाइल में चलेगा अगर वो मोबाइल फंक्शनल कंडीशन में है तो। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड Yes, sir. हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। इसी तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी आपने जो अपना रखा है ना, आपके पास जो भी कंप्यूटर है या सेल फोन है, चले सेल फोन की एग्जांपल मैं नहीं लेता, मैं स्पेशली डेस्कटॉप और लैपटॉप, क्योंकि सेल फोन के अंदर तो मोस्टली एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होते हैं आप। तो मैं अगर इसकी एग्जांपल लूँ, डेस्कटॉप की या लैपटॉप की एग्जांपल लूँ, तो आपकी डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहो तो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, विंडो नाम सुना होगा 98 ले लो, विंडो 2000 ले लो, विंडो XP आया था, ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी यूज़ करते हैं। विंडो विस्टा आया था, फिर विंडो 7, 8, 9, तो आपके वो लैपटॉप पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, डिपेंड ये करता है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन उतनी होनी चाहिए अगर आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन के लिए आपको कम से कम रैम भी अच्छी खासी चाहिए होती है। तो चाहे आप वो विंडो कर लें, चाहे आप वो लिनक्स कर लें,
चाहे आप वो मैकिन्टॉश का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे। वो कोई ये नहीं बोलेगा नहीं भाई क्या आपने पहले तो विंडोज इंस्टॉल किया हुआ था, अब मैं लिनक्स वाला बोलेगा भाई नहीं मैं तो अब इस पर इंस्टॉल नहीं हो रहा, या अगर आपने लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है तो विंडो वाला बोले भाई नहीं मैं इस पे इंस्टॉल नहीं हो रहा। नहीं, तो तमाम ओएस जो हैं वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट्स व्हाई वी से ओवर हियर कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? सर जी सही है, विंडो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना? जी, विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज सिस्टम मेमोरी। अच्छा, मैनेज सिस्टम मेमोरी का क्या मतलब है? आप मेमोरी आपके पास, हमने डिस्कशंस की थी बहुत सारी टाइप। इस वक्त तो मैं कहता हूँ हमारे पास एक परमानेंट मेमोरी है और एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो परमानेंट मेमोरी में हम हार्ड डिस्क को रेफ़र करते हैं और टेम्परेरी मेमोरी में हम रैम को करते हैं। तो जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो चीज़ें आप ऑन करते हैं एक वक्त में काम कर रहे होते हैं, सारे के सारे जाके रैम के अंदर लोड हो रहे होते हैं, यानी टेम्परेरी मेमोरी में सारे के सारे लोड होते हैं। और जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं या जो डेटा आपने अपने सिस्टम में सेव किया हुआ है वो डेटा आपकी परमानेंट मेमोरी यानी हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। आपका काम तो सिंपल क्या है, फाइल ओपन की, उसमें काम किया और कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि वो सेव कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है तो उस घर में रूम होंगे, 1 2 3 4 5 रूम्स होंगे। फिर उन्हीं रूम्स के अंदर आपने अपने घर का सामान रखा होगा, बेड है, सोफ़ा है, बाकी चीज़ें हैं, सब ने आपने एक तरतीब से रखी होंगी। या कभी ऐसा है कि आपने सारी चीज़ें ऊपर नीचे रैंडमली फेंक दी हों? क्लास नो नो सर। क्यों नहीं फेंकी? एक तो बुरा लगता है, दूसरा जगह ज़्यादा कवर होगी अगर चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्रीफ केस है, ठीक है, अब आपने अपने कपड़े उसमें पैक करने हैं, आपने कहीं विजिट करना है, तो ज़रा आप प्रॉपरली उसमें ते बाय ते, लेयर बाय लेयर पैक करके रखते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उधर आपने अपने शेल्फ में से कपड़े उठाए और उसमें डाल दिए। आप डाल सकते हैं, उसमें क्या होगा, कपड़े भी ख़राब होंगे लेकिन ज़्यादा कपड़े भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपरली लेयर बाय लेयर वहाँ रख दें तो अच्छे खासे कपड़े उस बैग या ब्रीफ केस में आ जाते हैं और फिर कल को निकालने में भी आसानी होती है। आपको अगर किसी किस्म का कोई ख़ास सूट या कलर वाला चाहिए तो आप उसको ईजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यस और नो? ईजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड डेटा मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट। दैट्स कॉल्ड डेटा मैनेजमेंट और दी मेमोरी मैनेजमेंट। इसी तरह आप जितना भी डेटा इंस्टॉल कर रहे होते हैं या सेव कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। और वो मैनेज आप नहीं करते, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर डेटा को रीड करना, फिर वहाँ से उसी के अंदर पे डेटा को राइट करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड सिस्टम मैनेज सिस्टम मेमोरी। आगे है मैनेज प्रोसेसिंग टास्क। क्या मतलब, इस वक्त आप क्लास पढ़ रहे हैं तो हो सकता हो कि आप में से साथ में कोई चाय भी पी रहा हो सकता है कि आप में से कोई साथ में नाश्ता भी कर रहा है, क्योंकि उसने बोलना तो है नहीं, मुंह में लुकमा डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मुमकिन है कि वो साथ में व्हाट्सअप में किसी को मैसेजेस भी कर रहा हो, मुमकिन है कि वो फेसबुक भी यूज़ कर रहा हो, यानी कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहा हो। तो जब आप एक से ज़्यादा टास्क यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जो काम आपने पहले स्टार्ट किया है वो पहले ही होगा, जो काम आपने बाद में स्टार्ट किया है वो बाद में ही होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर। तो ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस होती है इससे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग टास्क, मैनेजिंग प्रोसेसिंग टास्क। कभी ये नहीं हो सकता कंप्यूटर कि जो काम आपने पहले क्लिक किया हो और जो काम आपने बाद में लिया हो तो पहले वाला बाद में स्टार्ट हो और जो सबसे एंड में है वो पहले स्टार्ट हो जाए। कंप्यूटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं और आप इंसान तो हम कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। इज इट क्लियर? सर Yes, sir. ओके, उसके बाद है सर ये ना जी
ऐसा भी तो होता है कि ना, अगर जो हमारे कम एमबीज वाला जो फोन्स होते हैं उनमें एक साथ हम लोग इतनी सारी ना फाइल्स हम लोग ना मल्टीपल टास्क में हम लोग चला रहे होते हैं, तो सर उसमें फिर वो हैंगिंग क्यों करता है फिर? देखिए यहाँ दो चीज़ें आपने पूछी हैं बेटा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा सुनिएगा। पहली चीज़ तो आपके पास ये होती है कि अगर आपने लेट्स से 3-4 एप्लीकेशन एक साथ ओपन कर दी, ठीक है, आपने कोई ग्राफिक्स का एप्लीकेशन ओपन कर दी, तो ग्राफिक्स की एप्लीकेशन मोस्टली हैवी होती है, यानी उसका साइज़ बड़ा होता है, और उसके साथ अगर आप वर्ड की फाइल ओपन कर दें तो वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब आपने पहले क्लिक इस पे किया था, ग्राफिक्स पे किया था, ठीक है, उसके बाद आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, उसके बाद आपने एमएस वर्ड की फाइल पे क्लिक किया, तो उसूलन सबसे पहले तो ग्राफिक्स को होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एमएस वर्ड की फाइल पहले ओपन हो गई है। तो देखें, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। सबसे पहले वही ग्राफिक्स वाला सॉफ्टवेयर ही स्टार्ट हुआ, लेकिन चूंकि ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर ज़्यादा हैवी है तो वो प्रोसेस ख़त्म होने में टाइम लगेगा। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने वर्ड का किया था। वर्ड सबसे पहले स्क्रीन पे इसलिए आ गया कि वर्ड का प्रोसेस जो है वो सबसे छोटा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूं कि अगर आप लोग वो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 स्टूडेंट एक साथ आते हैं, आप 1 हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट पहले आया, उसने कहा जी कि एक जैसे सीआर के पास एक स्टूडेंट आता है, अपना कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा होता है, उसके बाद दूसरा स्टूडेंट भी आके वो भी बता रहा होता है, उसके बाद तीसरा भी आता है, तो सबसे पहले सीआर ने पहले स्टूडेंट को सुना, ऐसा ही था। अच्छा, हम यहाँ पे जरा 5 मिनट्स का ब्रेक करते हैं, 5 मिनट के बाद मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, हम पोज कर रहे हैं 5 मिनट का। ओके, सही है सर। जी क्लास, तो रीज्वाइन करें ज़रा। जी, शैल वी कंटिन्यू? यस सर। यस सर। ओके जी, फिर जो जो साथ में आता रहेगा ज्वाइन करता रहेगा, कोई मसला नहीं है। अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। तो ये थी Yes, उसके, हाँ तो बेटा मैं ये बता रहा था, तो उसमें हमारी सीक्वेंस ये चल रही थी कि आपने ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर ज़्यादा लेंदी है, लिहाजा वो बूट होने में टाइम लेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपने ब्राउज़र पे क्लिक किया सेकंड पे, तो ब्राउज़र इज़ अ सेकंड प्रोसेस। फिर आपने उसके बाद एमएस वर्ड पे क्लिक किया, तो एमएस वर्ड इज़ अ थर्ड प्रोसेस। तो असूलन सबसे पहले ग्राफिक्स को एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ये इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल का मतलब है एक साथ साथ। तो आपने पहले उस पर क्लिक किया, वो प्रोसेस हो रहा है, फिर आपने उसके बाद दूसरे पे कर लिया, वो भी हो रहा है, फिर आपने तीसरे पे क्लिक किया, वो भी हो रहा है। तो अब इस वक्त 3 प्रोसेसेस एक साथ होते हैं, तो जो प्रोसेस साइज में सबसे छोटा होगा वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो प्रोसेस साइज में लेंदी होगा वो देर से एग्जीक्यूट होगा। इसी की एग्जांपल मैं यूँ लेता हूँ कि 3 आप डॉक्टर, आपके पास 3 पेशेंट आते हैं, ठीक है। एक पेशेंट पहले आया, आपने उसको एडमिट कर दिया, उसके बाद दूसरा पेशेंट आया, उसको भी आपने एडमिट कर दिया, उसके बाद तीसरा पेशेंट आया, उसको भी आपने एडमिट कर दिया, ठीक है। अब चूंकि पहले वाले पेशेंट पहले आया, वो पहले एडमिट हुआ, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, लेट से 1-2 घंटे के बाद या 1-2 दिन के बाद आया, आपने कर दिया।
अब जो पहले वाला पेशेंट था, अगर उसकी केस ज़्यादा सेंसिटिव है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा देर तक हॉस्पिटलाइज रहेगा, और जो सबसे लास्ट में आया था उसको माइनर प्रॉब्लम थी, वो रिकवर करके जल्दी अपने घर चला जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा? यस सर। असूलन क्या होना चाहिए, जो पहले आया उसको पहले वापस जाना चाहिए ना। हाँ जी सर। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? वजह ये थी कि जो पहला प्रोसेस यानी पहला पेशेंट आपके पास आया वो लेंदी है। लेंदी से मतलब उसका साइज काफ़ी, उसकी सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने में। दैट्स वाई वो सबसे लास्ट में एग्जिट करके जाएगा, डिस्चार्ज सबसे लास्ट में होगा। और वो वाला पेशेंट जो सबसे लास्ट में, उसको उसूलन सबसे लास्ट में जाना चाहिए, लेकिन वो सबसे पहले जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम थी। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और दूसरा जो आपने पूछा था कि सर वो जिसके पास जगह एमबीज में होती है फिर वो हैंग होने लगते हैं। यस राइट। देखें, आपकी रैम और आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे चीज़ें बहुत सारी डिपेंड कर रही होती हैं। अगर आपके सिस्टम में रैम 2 GB है, लेट से आप मोबाइल ले लें, अगर आपके पास मोबाइल 2 GB का है और आपने मल्टीपल अगर आप इसमें ऐप्स डाल दें तो आपका सिस्टम हैंग होने लगेगा। वजह, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो भी आप सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करेंगे वो सारी की सारी जाके लोड होती है रैम में, तो रैम में इतनी जगह ही नहीं है। तो जब इतनी जगह ही नहीं है तो प्रॉब्लम होने लगेगी। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें, आप लोग एक गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी में कैपेसिटी 20 की है और आप उसमें बैठा रहे हैं 35 लोग, तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? जी क्लास, क्या प्रॉब्लम नहीं होगी उस सूरत में? होगी। ठीक है ना। तो निकलने में, आप गाड़ी में दाखिल होने में, निकलने में एक दूसरे से ऊपर से आपको फलांगना पड़ेगा, छलांग लगानी पड़ेगी। ऐसे ही करेंगे फिर तंग भी होंगे, गर्मी भी होगी, पसीना भी होगा। तो दीज ऑल फैक्टर्स यू पीपल हैव टू फेस इन दैट केस। क्लियर है ये बात? और फिर आगे लास्ट में लिखा है मैनेज फाइल्स। तो जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उन सबको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो। नो सर। अच्छा जी, एक और चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है, इस डायग्राम को थोड़ा देखें और मुझे समझाएं। कौन समझा सकता है? हु कैन एक्सप्लेन? ये डायग्राम आपके सामने है, इसको थोरोली ज़रा देख लें। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। एंड हु विल एक्सप्लेन इट? सर मल्टीपल यूजर्स हमारे एक ही हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं ये। सर जी क्लास, हु कैन एक्सप्लेन? सर इसमें ये कह रहे हैं जी कि लाइक सर इसमें ये कह रहे हैं जैसे यूजर हैज टू वर्क विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कांट बी ऑपरेटेड या कांट बी यूज्ड विदाउट द हार्डवेयर डिवाइस। कि मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो विदाउट हार्डवेयर किसी डिवाइस के तो काम कर नहीं सकते, और हम ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली यूज भी नहीं कर सकते। हमें अगर यूजर को कोई काम करना है तो उसे एक एप्लीकेशन, एक मीडियम चाहिए ताकि वो काम कर सके, और वो मीडियम जो एप्लीकेशन वगैरह है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। जैसे अगर MS पावर पॉइंट या वर्ड वगैरह पे करना है तो हमने अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम OS हमने डाला हुआ होगा, विंडो वगैरह,
तब हमारा ये ऑपरेट होगा, तब हमारा एप्लीकेशंस काम करेंगी, और ये चलो सब कुछ ठीक। हार्डवेयर के बगैर नहीं हो सकता। चलें ठीक है। फातिमा मेरी आवाज़ आ रही है, आपको नहीं आ रही तो आप प्लीज़ अपना रिफ़्रेश करें कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ ठीक है अरीबा आपने ट्राई किया, गुड। अब यहाँ देखें लिखा है, मैं पहले ऊपर ये पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। लिखा है द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस और बफर बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। इंटरफेस तो हम पढ़ चुके हैं, समझ में आता है। व्हाट इज़ बफर? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज़ बफर और व्हाट इज़ बफरिंग? सर बफर मेन एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना होता है। जी सर बफर मीन एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना ना? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। एम्पलीट्यूड सर हाँ, एम्पलीट्यूड को क्या करना? इंक्रीज करना। इंक्रीज करना। अच्छा चलो ठीक है, आपने कहा जी फिर डेटा स्टोर करते हैं। एम्पलीट्यूड को करना। देखें बफरिंग का मतलब होता है स्टोरेज करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन मूवी चलाते हो या कोई सॉन्ग चलाते हो, जैसे ही आप उसके मीडिया प्लेयर पे क्लिक करते हो तो वो फ़ौरन ऑन नहीं होता, फ़ौरन नहीं चलता, ठीक है। तो वो आपने अक्सर देखा स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा होता है, प्लीज़ वेट वाइल वी आर लोडिंग द मूवी, यस नो। यस सर। और फिर जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो नीचे उसकी स्ट्रिप आ रही होती है, मतलब कितनी मूवी हो गई है। सम टाइम रेड कलर में आ रही होती है एक लाइन सी, सम टाइम वो ब्लू कलर में आ रही होती है, ऐसे ही है। कभी इत्तेफाक हुआ? यस सर। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आगे एक और चीज़ में 1 मिनट में एक मूवी चला के आपको यहाँ पे थोड़ा बता भी देता हूँ ऑनलाइन पे, शायद आपके कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो आगे आपने देखा होगा जैसे जैसे मूवी चल रही है तो उससे आगे आगे एक थोड़ी सी वाइट लाइन भी आ रही होती है। कभी इत्तेफाक हुआ है ऐसा? यस सर। क्या वो वाइट लाइन क्या हो रही होती है एक्चुअली? शर्ट लोड हो रहा था जी, आगे का, कोई भी वीडियो आगे की लोड हो रही है। लोड हो और रही सर है। अगर कनेक्शन लॉस हो जाता है ना तो फिर वो उस वाइट लाइन तक चलता है, फिर वो हमारी मूवी। यस, उस वाइट लाइन तक वो चलता रहता है। वो क्या है, कभी सोचा है? नहीं क्या सर मतलब? बफर हैं? सर वो बफर है। जी, वो बफरिंग कहलाता है। मैंने देखें अभी आपके सामने एक मूवी स्टार्ट की है और मैं शेयर कर रहा हूँ और मैं वो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि क्या पॉइंट हम किसको एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं। होपफुली आपको शायद समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी फिर इसको इजीली हम देख सकेंगे ताकि हो जाए। कहाँ गई? मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन जी। ये स्क्रीन पे वीडियो नज़र आ रही है आपको? यस सर। ओके, ज़रा इसमें देखिएगा, मैं एक चीज़ शो करवा रहा हूँ। ये देखें, आपको वो रेड नीचे देखें बॉटम पे रेड लाइन नज़र आ रही है जी सर। और रेड लाइन से थोड़ा सा और सा देखें, थोड़ा सा आगे एक वाइट लाइन इसी तरह जा रही होगी। यस सर। जी सर। ऑल स्टूडेंट सबको नज़र आ रही है? यस सर, यस सर। ये जो आगे वाइट नज़र आ रही है ना, ये जो आगे वाइट नज़र आ रही है ये कहलाती है बफरिंग, ठीक है। यानी कि आपको मूवी दिखाने से पहले, लाइव मूवी दिखाने से पहले वो बफर हो रही होती है। आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। और फिर अगर आपका नेट यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो जितनी भी, ये देखें जैसे जैसे वो वाइट स्ट्रिप बढ़ रही है ये वाली, तो वो जो वाइट स्ट्रिप है, जितना भी वाइट स्ट्रिप तक वो मूवी आई है उतनी वो लाजमी चलेगी, उसके बाद वो नहीं चलेगी। दैट्स कॉल्ड बफरिंग। इज इट क्लियर? सर जब हम लोग ना किसी चीज को डाउनलोड या कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो तब वो लाइट, वो जो वीडियो होती है ना, वो पहले से ही पूरी वाइट होती है, वो पूरी बफरिंग, ये जी, चीज ना। वो पहले बफरिंग कर चुका होता है, बफरिंग करने के बाद डाउनलोड करता है, ठीक है। तो मैं दोबारा अपने टॉपिक पे वापस जाता हूँ, मैं दोबारा स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ जिसको हम पढ़ रहे थे। तो ये कहलाती है बफरिंग, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। आप देखें, एक तरफ लेफ़्ट साइड पे देखें, आपके पास ये यूज़र है, बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहा है, देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह की डायग्राम पहले भी देख चुके हैं। और एक ये आपकी मशीन है।
तो मशीन एक्चुअली आपके लिए जॉब परफॉर्म करती है। करवाता कौन है? डिज़ायर एक्शन यूज़र करवा रहा होता है, और बीच में दो चीज़ें आती हैं, एक है ओएस, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए आप कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो आपने जैसे इंस्ट्रक्शन लिखी तो ओएस रोल अदा करेगा। तो एक्चुअली ये बफरिंग हो रही है। देखो, जैसे यूज़र ने एंटर किया, एप्लीकेशन के पास गया, एप्लीकेशन ने आगे भेजा, ओएस के पास गया, ओएस ने भेजा, मशीन के पास आया, मशीन ने काम करवाया। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर स्टेप में क्या हो रही है? बफरिंग हो रही है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है जी, आगे क्या है जी? परफॉर्म्स कॉमन हार्डवेयर फंक्शन। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं, एक्सेप्ट कीबोर्ड इनपुट और अदर इनपुट डिवाइसेस, या तो कीबोर्ड का या माउस का इनपुट हो, या वॉइस रिकग्निशन का इनपुट हो, या कैमरे का इनपुट हो। हमने देखा था स्पेशल डिवाइसेस। ठीक है, तो उनसे डेटा एक्सेप्ट करता है। स्टोरिंग डेटा ऑन दी हार्ड डिस्क, डेटा हार्ड डिस्क पे स्टोर भी करता है। फिर डेटा को आप रिट्रीव भी करते हो, मतलब रीड भी करते हो हार्ड डिस्क से। फिर सेंड डेटा टू दी आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर और दी प्रिंटर। तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और आप उसको स्क्रीन पे भी सेंड कर सकते हैं। ये सारे काम आपको कौन करके दे रहा होता है? ओएस करके दे रहा होता है। ये ओएस की जिम्मेदारी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो बता दें। यस सर, क्लियर। ओके, आगे है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, व्हाट इज़ इंटरफेस? इंटरफेस वो चीज़ होती है जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिसको देख रहे होते हैं या जिसको टच कर रहे होते हैं, वो इंटरफेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी दोस्त के साथ बैठी हैं, तो आपने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा, तो जैसे ही आपने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा, आपने उसके साथ इंटरेक्ट किया। या अगर आप हाथ नहीं पकड़ रहे, आप उसके साथ बातें कर रही हैं, तो भी आपने क्या किया? इंटरेक्ट किया। तो चाहे वो इंटरेक्ट टच करके करें, चाहे वो इंटरेक्ट विजुअलाइज करके करें, दैट्स कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस होगा तो ही होगा। अब आपके पास अगर कोई कमरे में बैठेंगे तो आप बात किससे करेंगे? किसी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ना आप उसको देख सकते हैं, ना आप उसको टच कर सकते हैं। इसका मतलब है नो इंटरफेस यू हैव, दैट्स कॉल्ड इंटरफेस। तो हमारे पास अब इंटरफेस जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है पहले समझ लें। तो वो चीज़ जिसके थ्रू यूज़र कांटेक्ट कर रहा होता है कंप्यूटर से। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब अपना सिस्टम शट डाउन करते हैं या मोबाइल शट डाउन करते हैं, तो टच स्क्रीन से आप बटन, या तो उसके साथ एक हार्डवेयर का बटन लगा होता है, समटाइम लैपटॉप का बटन होता है, आप प्रेस करते हैं, या डेस्कटॉप का बटन होता है, आप प्रेस करते हैं तो सिस्टम ऑन होता है। इसी तरह आप अपने सेल फोन का भी लेफ़्ट या राइट साइड पर एक बटन होगा जिससे आप सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कहलाता है इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस। एक कहलाता है सॉफ्टवेयर इंटरफेस, हैं दोनों इंटरफेसेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्या होता है? जैसे आपकी मूवी चल रही है, तो अब आप बटन को टच नहीं करेंगे, लेकिन आप माउस की मदद से या टच की मदद से स्क्रीन को टच करके मूवी को रिवर्स या फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, पॉज या प्ले कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन या इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें बटन को टच करने की, यानी हार्डवेयर को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इज इट क्लियर? यस सर। तो यूजर इंटरफेस रिपीट करें। क्लास, इज इट क्लियर? यस और नो? सर ये रिपीट कर दें। रिपीट कर दें यूजर मैं देखें, इंटरफेस। आपने सिस्टम ऑन करना है, तो आप सिस्टम ऑन कैसे करते हैं? सर लाइक बटन्स वगैरह प्रेस बटन करके को प्रेस करते हैं ना, पावर के बटन से। बटन को ना। तो बटन क्या है? एक इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस हुआ। ठीक है, वो इंटरफेस है। ठीक है, वो इंटरफेस है। इसी तरह आप अपने बटन की मदद से वॉल्यूम को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आपके पास रिमोट है, टीवी दूर रखा है, आप रिमोट के बटन को क्या कर रहे होते हैं? टच कर रहे होते हैं। तो आपका इंटरैक्ट रिमोट के बटन के साथ है, टीवी के साथ नहीं है। ऐसा ही है। फिर जैसे ही आप उस रिमोट के बटन को प्रेस करते हो, तो उसकी मदद से टीवी के अंदर एक सेंसर लगा होता है, तो वो टीवी का सेंसर उसके चैनल को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, तो जो टच आप रिमोट के बटन के साथ कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड हार्डवेयर इंटरफेस। और जिस बटन को टच करने के बाद, प्रेस करने के बाद
टीवी का चैनल चेंज हो रहा है, टीवी के अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसको हम बोलते हैं सेंसर, वो सेंसर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा होता है, तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर इंटरफेस। हैं दोनों इंटरफेसेस, एक हार्डवेयर इंटरफेस और एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस। आप मूवी देख रहे हो, आप मूवी को टच तो नहीं कर सकते ना, या टच करते हो मूवी को? नो सर। ठीक है, तो सिर्फ मूवी देख देखने का सकते। मतलब है आप एक विजुअलाइज कर रहे हो अपने सेंसर के थ्रू, सेंसर आपकी आंखें हैं, ऐसे ही है, ठीक है जी। तो वो कहलाता है, वो चीज कहलाती है आपके पास क्या, सेंसर, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर विदाउट टच इंटरफेस है वो, और जो आप हार्डवेयर टच कर रहे हो वो विद टच इंटरफेस है। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो था इंटरफेस, फिर इंटरफेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है, अब यूज़र इंटरफेस दो तरह का होता है, एक कहलाता है CBUI, कमांड बेस यूज़र इंटरफेस, CBUI, एक कहलाता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको डॉस के ऊपर कुछ कमांड्स परफॉर्म करके बताई थी, याद आया? यस सर। ठीक है, तो वो जो डॉस के ऊपर हमने कुछ कमांड्स परफॉर्म करके कंप्यूटर से कुछ काम करवाया था, वो कहलाता है कमांड बेस यूज़र इंटरफेस, यानी उसमें ग्राफिक्स कुछ भी नहीं होती, ब्लैक या ब्लू स्क्रीन होगी और उसके ऊपर वाइट टेक्स्ट होगा, दैट्स इट, और आप कमांड की मदद से काम कर रहे होते हैं, वो कहलाता है कमांड Yes. बेस यूज़र इंटरफेस, ठीक है। लिनक्स में ज़्यादातर यही हो रहा होता है, ठीक है। दूसरा कहलाता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आपके पास जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये GUI बेस पे है ज़्यादातर, तो वो जिसकी मदद से, ऐसा इंटरफेस जिसकी मदद से आप माउस का डबल क्लिक करके चीज़ों को परफॉर्म करवा दें, या कीबोर्ड का एंटर प्रेस करके या कोई की प्रेस करके आप काम करवा दें जहाँ पर कमांड ना लिखनी पड़े, वो कहलाता है GUI इंटरफेस। तो GUI इंटरफेस में ग्राफिक ज़्यादा होती है, स्टूडेंट या यूज़र ज़्यादा इरिटेट नहीं होता, वो अच्छा लग रहा होता है उसको, इसलिए वो GUI वो प्रेफर कर रहा होता है। कमांड बेस के ऊपर बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन होती है, तो आप ब्लैक स्क्रीन देख देख के उकता जाते हैं, बोर होने लगते हैं वो, लेकिन ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा प्रेफरेबल मोस्टली कंपनीज के अंदर वो कमांड बेस यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, वो ज़्यादा सिक्योर है। तो ये दो तरह के GUI है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसको किसी में कोई इशू आ रहा तो बता दें। सर सिक्योर कैसे? क्योंकि बेटा वो कमांड बेस होता है, तो कमांड कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, तो हर यूज़र उसको इजीली याद नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आपके लेवल तक मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूँ समझाऊं, एक आपकी फील्ड में एक्सपर्ट डॉक्टर है और अभी आप नए नए डॉक्टर हैं, ठीक है, तो एक्सपर्ट डॉक्टर ने बस डॉक्टर पेशेंट को दूर से देखते ही या उसकी रिपोर्ट को पढ़ते ही, ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है, या सम टाइम आप उसकी फिल्म बनाते हैं ना, जब आप कोई उसकी लेट से क्या क्या सिटी स्कैन करते हैं, तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट की आने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसकी फ़िल्म आती है। तो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है वो उसकी फ़िल्म को देख के पहचान लेता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन जो नया डॉक्टर होगा वो फिल्म देख के नहीं पहचान सकता अनटिल अनलेस रिपोर्ट उसके पास रिटन फॉर्म में ना आ जाए कि रिपोर्ट के अंदर क्या डायग्नोस हुआ है। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर Yes, भी यही सिस्टम है। सर अब यूजर एक तो हार्डवेयर जो इंटरफेस है वो तो हो गया वो remote। इंटरफेस तो था, जैसे- सुने, वो इंटरफेस था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपकी मर्जी आप कंप्यूटर के साथ टच करके उसको इंटरेक्ट करो, या आपकी मर्जी आप सर, जो- कंप्यूटर को रिमोटली परफॉर्म करवाओ, वो था। सर वो जी। अच्छा, अभी वो जैसे सॉफ्टवेयर इंटरफेस था, वो जो स्क्रीन हमारी एक्टिवेट होती है हम उससे सॉफ्टवेयर इंटरफेस कह थोड़ा रहे ऊंचा हैं। बोलोगी? रिमोट की बटन, रिमोट का बटन प्रेस करने की वजह से हमारी आवाज नहीं आ स्क्रीन रही बेटा, एक्टिवेट नाश्ता होगी। किया है? यस सर, आवाज नहीं आ रही बहुत स्लो आ रही है, ऊंचा बोलो ना। सर। मैं कह रही हूँ कि जो हमने हार्डवेयर इंटरफेस था वो तो रिमोट प्रेस करने से हमारा हुआ, जी। और जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस था तो सर वो जो स्क्रीन एक्टिवेट होगी वो सॉफ्टवेयर इंटरफेस जी कहलाती है। जो रिमोटली आप टीवी का रिमोट प्रेस कर रहे हो उसकी मदद से जो चैनल ओपन हो रहा है
या उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। या आपने मूवी चलानी है, तो मूवी चलाने के लिए आप किसी हार्डवेयर के बटन को टच नहीं करते, आप सिंपल मूवी के आइकन पे क्लिक करते हैं। तो जो मूवी के आइकन पे क्लिक कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरफेस। सर फिर ना ये टच इंटरफेस और ना विजुअलाइज इंटरफेस तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? जी, दोनों साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई क्वेश्चन? नो। चले जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस मैं आपको समझा चुका हूँ डिटेल में कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंस क्या होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ठीक है, उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर बता देता हूँ। क्योंकि आपका डेटा सारा स्टोर हो रहा होता है, यानी सिंपल सी बात, आप घर गए, आप अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने ऑफिस से घर गए, आपने कपड़े चेंज करना है, ड्रेस चेंज करना है, तो ऐसा नहीं होता आपने शर्ट उधर उठा के फेंक दी, ट्राउज़र उधर उठा के फेंक दिया, जूते उधर उठा के फेंक दिए, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर्ली चीज़ों को लेयर बाय लेयर प्रॉपर तरीके से रखते हो, इसलिए कि कल को एक्सेस करने में भी आसानी होगी और ज़्यादा चीज़ें छोटी सी जगह पर आ सकती हैं, समा सकती हैं। इसी के बाद इस पर अगर आप चीज़ों को ऊपर, आप आपका किचन है, आपने देखा होगा आपकी मॉम ने किचन में ग्रोसरी को प्रॉपरली शेल्फ के अंदर रखा हुआ होता है। क्यों? अगर प्रॉपरली रखा हुआ है तो आप बहुत सारी चीज़ें उस किचन के शेल्फ के अंदर रख सकते हो और कल को अम्मा को एक्सेस करने में, चीज़ों को लेने में, ढूंढने में आसानी होगी। और अगर अम्मा ने वैसे उठा के चीज़ें फेंक दी हों तो फिर एक्सेस करने में मुश्किल हो जाएगी। इसी दैट्स कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। ऐसे ही जैसे ही आप अपना डेटा करते हो स्टोर, तो डेटा आपके मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और मेमोरी को छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है और उन ब्लॉक्स के अंदर डेटा रीड भी किया जाता है और राइट भी किया जाता है। लिहाजा जितना भी आपका डेटा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहा होता है। अगर ये मैनेज ना होता तो आपको डेटा रीड करने में और राइट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी मेडिकल फील्ड से हैं, आपने किसी का किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है, तो जो भी आपके असिस्टेंट डॉक्टर या नर्सेज आपके साथ होते हैं, नर्सेज स्टाफ जो भी आपके साथ होता है, वो प्रॉपरली पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स आपके पास लेके आता है। वो इक्विपमेंट्स जो किसके अंदर यूज़ होते हैं, सर्जरी के अंदर यूज़ होते हैं, प्रॉपर तरीके से रखे हुए होते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, फ़ौरन चीज़ें पिक करके सर्जरी परफॉर्म करता है। अगर वही चीज़ें हैं तो सब चीज़ें लेकिन प्रॉपरली नहीं रखी हुई, एक बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं, तो क्या डॉक्टर उन बॉक्स के अंदर उस इक्विपमेंट को ढूंढता रहेगा? ये क्लास नो सर। यस तो सर। अगर वो ढूंढता रहेगा तो उसको टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? तो पेशेंट बड़ा सेंसिटिव कंडीशन में है, तो क्या चांसेस हैं पेशेंट के भाग जाने के, कोलैप्स करने के? ऐसा ही है। यस सर। तो दैट्स व्हाई वी डू नीड मैनेजमेंट, चाहे वो मेमोरी मैनेजमेंट हो, चाहे वो होम मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी वो लाइफ मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी वो एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट हो, हमें हर काम में मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट में दो चीज़ें आती हैं। जी जी बोले सर मुझे ना अभी इंस्टीट्यूशन जाना है, हमारे वहाँ पे लैब की क्लासेस है सर, मैं प्लीज क्लास से जा सकती हूँ, एब्सेंस नहीं मार्क थोड़ा कीजिएगा। ऊंचा बोलोगी? सर मैं कह रही हूँ अभी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मेरे लैब है वहाँ पर। कौन सी तो लैब? सर हमारे परसों सर उजैर के मैसेजेस आए थे कि लिस्ट वाइज उन्होंने 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है, तो दिन के हिसाब से उनकी लैब्स हैं। तो आज सर मेरा लैब है और मुझे घर से जल्दी निकलना है, 1 घंटा तो आते जाते लग जाता है। तो सर प्लीज सर एब्सेंस मार्क मत कीजिएगा, 1-1.5 घंटा तो क्लास ले लिया। ठीक है बेटा, जाओ, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर सो मच, ठीक थैंक यू सो है, मच। ओके। तो मेमोरी मैनेजमेंट में यहाँ जो मेमोरी मैनेजमेंट है हमारे पास ये, अच्छा तो वजिया आप किस दिन जाएंगी सीआर में से लैब करने? दोनों सीआर? वजिया यू देयर? सर मेरा वेडनेसडे है। अच्छा, यानी कल नहीं परसों ना?
जी तो आप जब परसों जाओगी तो बेटा वो जो असाइनमेंट्स आपने वहाँ ड्रॉर में रखे हैं वो अपने साथ कलेक्ट करके अपने घर ले आइए और मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम बता दिया कि जिन जिन के असाइनमेंट्स हैं, ठीक है? जी सर ठीक है। ओके ओके। तो अच्छा जी, मेमोरी मैनेजमेंट को देखते हैं। यहाँ हमारे पास ये हम पढ़ भी चुके हैं जब हम मेमोरी टाइप्स पढ़ रहे थे। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, यानी टेम्परेरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स वर्चुअल मेमोरी, यानी कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टेम्परेरी मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है, वो मेमोरी जो फॉर द टाइम बिंग डेटा को स्टोर करती है और उसकी नीड ख़त्म होने के बाद डेटा को इरेज कर देती है, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वर्चुअल इमेज, ठीक है जी। तो ये वो है हमारे पास। उसके बाद है विच एलोकेट्स स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क टू द सप्लीमेंट ऑफ द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द रैम। अब समझाता हूँ, पहले है क्या, थोड़ा समझ लें वर्चुअल मेमोरी क्या है। देखें, मैंने आपसे कहा कि आपका जितना भी प्रोग्राम्स या डेटा है आप सिस्टम को लोड करते हो तो वो चीज़ें सारी की सारी रैम में लोड होती हैं। किसके अंदर लोड होती हैं? रैम में। रैम में लोड होने के बाद फिर उनको प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा होता है वन बाय वन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीमार हुए पेशेंट हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली डॉक्टर से नहीं मिल सकते, आपको क्या करना पड़ता है, वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता है। वेटिंग रूम में क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो आपका वेटिंग रूम है वो टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है या वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। अगले दिन आप वहाँ नहीं होंगे, कोई और बैठा होगा, ठीक है। तो अब इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो तरह की मेमोरीज हैं, एक परमानेंट है, एक टेम्परेरी है। टेम्परेरी मेमोरी आपकी कहलाती है रैम, परमानेंट मेमोरी आपकी कहलाती है हार्ड डिस्क। अब आपने क्या किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, ज़रा पॉइंट समझना, अपने सिस्टम के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। रैम की कैपेसिटी कम है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप ऑपरेशन सही तरह परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, यानी आप अपनी रैम को अपग्रेड करोगे। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, समहाउ प्रॉब्लम आ रहा है, फंड नहीं है, लिहाजा आप उसको अपडेट या अपग्रेड नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं यार बेस्ट तो यही है कि आप उसको अपग्रेड करें, लेकिन नहीं है तो हमने काम तो चलाना है। तो फिर उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम क्या करें, हम हार्ड डिस्क से थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, उससे फिर चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, आप अपना क्लिनिक सेटअप करना चाह रहे हैं, तो क्लिनिक के लिए आपको क्या चाहिए, क्लास। क्लिनिक के लिए आपको क्या चाहिए, क्लास। यू देयर? प्रॉपर अरेंजमेंट्स चाहिए। भाई आपको प्लेस चाहिए ना यार, आपको जगह चाहिए, चाहे आप क्लिनिक ओपन Yes, करो sir. या हॉस्पिटल ओपन करो, ऐसे ही है, यस सर। आपको जगह चाहिए, ठीक है। तो जब आपको जगह चाहिए, अब वो जगह या तो आप अपनी ख़रीदें या रेंट पे लें, बेस्ट क्या है, सर अपनी खरीदे। अपनी ले लें। लेकिन आपके पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, आप अपनी ले सकते हैं, नो सर, फिर आप क्या प्रेफर करेंगे, रेंट। आप रेंट पे लेते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अपनी जगह परचेज नहीं कर सकते, सो बेस्ट इज़ दिस दैट यू गो फॉर द रेंट। आपने जगह रेंट पे ले ली, क्या आपने वो परमानेंट जगह ले ली, नो सर, रेंट पे। वो जगह आपके लिए परमानेंट हुई या टेम्परेरी हुई? टेम्परेरी। तो एज पर नीड आप यूज़ करोगे, कल को वापस कर दोगे या आपसे वो बंदा वापस ले लेगा, ऐसे ही होता है। जी सर। दैट्स कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। चूंकि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस रखनी है, अपनी अपनी जॉब करनी है, तो आप कहते हो यार चलो कोई बात नहीं है, रेंट पे ले लो। तो रेंटल चीज़ टेम्परेरी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपका
मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस से पूरा हो गया, आपकी नीड पूरी होगी तो आप उस जगह को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे, ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डेटा स्टोर होता है रैम में। क्योंकि रैम हम बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम कहते हैं यार टेम्परेरी जगह ले लो, किससे, हार्ड डिस्क से। कुछ डेटा हम रैम में डालते हैं और वो डेटा जो बच चुका होता है वो हम किसके पास डालते हैं, किसके पास डालते हैं, किसके पास डालते हैं, हार्ड डिस्क में। ठीक है, वो टेम्परेरी होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी, आपका अपना घर अपना है, आपके यहाँ आपके किसी ब्रदर या सिस्टर की शादी हो रही है, ज़ाहिर मेहमान आएंगे। ठीक है, वो मेहमान आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री आएंगे, अच्छे खासे मेहमान होंगे। तो आपके पास ज़ाहिर अपने पास 3-4 रूम्स हैं, उन रूम्स में सारे गेस्ट नहीं आ सकते और आपके पास कम से कम 1-2 हफ्ते स्टे भी करेंगे। तो वो 1-2 हफ्ते जब आपके पास स्टे करेंगे तो जो रूम की कैपेसिटी है उनमें वो गेस्ट नहीं आ सकते। तो फिर आप क्या करते हो, क्या नया घर खरीदते हो? नो सर, बेस्ट तो ये है कि नया घर खरीद लो, लेकिन नया घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर आप क्या लेंगे, कोई एक छोटा सा घर, नॉर्मल घर आप रेंट पे लेते हो ना। यस सर। तो जैसे ही वो रेंट पे आपने ले लिया, आपके यहाँ शादी का इवेंट ख़त्म हुआ तो रेंट वाली चीज़ को आप छोड़ देते हो, यानी एज़ पर नीड आपने एक चीज़ को हायर किया और नीड ख़त्म होने के बाद, यूज़ करने के बाद आपने उस चीज़ को छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है। दैट्स कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल, अब आई होपफुली मैंने आपको 2-3 एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से दी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर सर इसको हम वर्किंग मेमोरी कह सकते हैं? आप इसको बेशक वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, लेकिन है तो टेम्परेरी। ठीक है सर। वर्चुअल मेमोरी वर्क्स बाय स्वैपिंग। अब यहाँ देखिए ये काम कैसे करती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने 3-4 एग्जांपल आपको दिए हैं। आपको डॉक्टरी की एग्जांपल दी है, क्लिनिक की एग्जांपल दी है, रेंट के घर की एग्जांपल दे दी है, फिर हार्ड डिस्क और रैम का भी बता दिया। अब हम यहाँ देखते हैं काम कैसे करती है वर्चुअल मेमोरी। इट वर्क्स बाय स्वैपिंग प्रोग्राम्स और पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम्स बिटवीन द मेमोरी एंड वन और द मोर डिस्क डिवाइसेस, अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पेजिंग। पहले तो समझ लें, कहता है जी कि ये जो वर्चुअल मेमोरी है ये डेटा को स्वैप करती है, यानी प्रोग्राम, डेटा का मतलब है प्रोग्राम या तो पूरे प्रोग्राम को या प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स को स्वैप करती है। स्वैप का क्या मतलब है, जैसे आप और आपकी दोस्त हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आपने उठा ली, सारी चीज़ें आप नहीं उठा सकते, कुछ चीज़ें आपके दोस्त ने उठा ली, ठीक है। तो अब अगर आपको वो चीज़ चाहिए जो दोस्त के पास है तो ज़ाहिर वो चीज़ आप ले लोगे और अपनी चीज़ दोस्त को दे दोगे, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हो, स्वैप कर रहे हो डेटा को। आप डेटा को क्या कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो। आप चीज़ें यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद दोबारा वापस कर दोगे, तो दैट्स कॉल्ड स्वैपिंग। तो एक चीज़ दूसरे से लेना और अपनी चीज़ उसको देना, कंप्यूटर के अंदर इसको हम बोलते हैं पेजिंग। टेक्निकली हम इसको क्या बोलते हैं, पेजिंग, और जनरली हम इसको बोलते हैं स्वैपिंग। क्लियर है, आपने अपनी चीज़ कज़न को दी और कज़न से उसकी चीज़ लेके यूज़ कर ली, दैट्स कॉल्ड स्वैपिंग एंड टेक्निकली टर्म वी यूज़ फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेजिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेजिंग। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, समझ में आ जाएगी। लेट्स से आपने ट्रैवल करना बाय ट्रेन, ठीक है, और आपने एसी का पूरा कूपन बुक करवाना है। एक एसी की कूपन के अंदर लेट्स से 6 सीट अवेलेबल है, ठीक है। आपको टोटल चाहिए 8 पीपल हैं। आप गए स्टेशन पे, आपने कहा जी मुझे कम से कम 2 कूपन चाहिए पूरे, ठीक है। आप अपनी प्राइवेसी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि 8 हैं तो 6 में 1 है। तो वो कहता है जी नहीं जी हमारे पास ऐसा नहीं है, पूरे कूपन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, फिर वो कहता है भाई क्या आप क्या करोगे, आप उसको बोलते हो यार इस तरह करो, हमारे पास ये हैं कि 6 आप एक ये पूरा ले लो और 2 आप दूसरे में ले लो, क्योंकि ऑलरेडी 4 उसकी रिजर्व्ड है। समझ रहे हैं, 2 कूपन है, दोनों में 12 सीट की गुंजाइश है, लेकिन 4 रिजर्व्ड है कूपन के अंदर, बाकी बची कितनी, 8। एक में 2 मिलेंगी और एक में 6 मिलेंगी। तो आप कहते हो यार आप मजबूरी है, सफ़र तो करना, चलो आप इस तरह कर लेते हो। तो आप अपना ट्रैवल स्टार्ट कर लेते हो।
तो जब खाने का टाइम आता है तो ज़ाहिर है खाना आपके उस कूपन पे रखा हुआ है जहां आपने पूरा पूरा बुक कर लिया। तो वो लोग जो दूसरे 2 कूपन में बैठे हैं वो क्या करेंगे, तो आपके वो लोग जो 6 कूपन में हैं, पहले वो ये 2 बंदे यहाँ कम से कम खाना खा लेंगे, फिर ये खाना खाने के बाद उस वाले कूपन में चले जाएंगे जहाँ 2 सीटें रिजर्व्ड हैं और उनके पैसेंजर्स को, यानी वो 2 पैसेंजर्स को आपके पास इस कूपन पे वापस भेज देंगे। समझ रहे हैं? तो 6 में से 2 ने यहाँ खाना खाया, फिर ये 2 दूसरे कूपन में चले गए और वहाँ से उन्होंने उन 2 बंदों को भेजा और वो आपके साथ आके खाना खा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड स्वैपिंग। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, Yes, sir. आगे बोलता है पेजेस आर यूनिट्स ऑफ द फिक्स साइज्ड एंड कंटेन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा। तो पेजेस होते क्या है, ये फिक्स साइज का डेटा होता है या यूनिट साइज होता है जिसके अंदर क्या होती है इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इसको क्या कर रहे हैं, तो स्वैप, या तो पूरा डेटा स्वैप हो जाता है या डेटा का कुछ पार्ट स्वैप हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड स्वैपिंग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन, आप सुन लें, लास्ट पॉइंट लिखा है, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन रैम एंड द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड पेजिंग। तो आप क्या करते हो, आपके पास मेमोरी में जगह नहीं है, आप टेम्परेरी तौर पे जगह थोड़ी सी हार्ड डिस्क से ले लेते हो, तो फिर आप हार्ड डिस्क से डेटा रैम और रैम से डेटा हार्ड डिस्क के अंदर जो भेज रहे होते हो और रिसीव कर रहे होते हो, इसको बोलते हैं पेजिंग। ठीक है जी, यहाँ तक इस वाले कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। अच्छा, बंद हो गया। In a computer language. जी, Thank you, sir. अच्छा जी, हो गया लॉगिन। चलें तो हम कंटिन्यूटी पे जाते हैं। भाई बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? No, sir. चलो ठीक है। सर बहुत ज्यादा। क्या बहुत ज़्यादा? क्या बेटा बहुत ज़्यादा? सर बोर हो रहे। बोर हो रहे हैं? बोलो भाई, बोर हो रहे हो? यस सर। चलें, बस ये थोड़ा सा रह गया बेटा, हालांकि ये लास्ट टाइम भी जो है ना कंप्लीट नहीं किया, ये थोड़ा सा रहता है, ये कंप्लीट करके फिर हम फिनिश कर देते हैं। बस 2-3 पॉइंट्स और रह गए। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी, लेट्स से कंटिन्यू। तो ये हमारी थी पेजिंग, और इस पेजिंग के बाद ये देखें, यहाँ ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि कुछ डेटा हमारे पास रैम में होता है और कुछ डेटा हम हार्ड डिस्क में रख देते हैं। तो चूंकि प्रोसेसर क्या करता है, तमाम जॉब्स को प्रोसेस कर रहा होता है और प्रोसेसर डेटा लेता है रैम से, वो हार्ड डिस्क से डेटा डायरेक्टली नहीं लेता। तो अब प्रोसेसर ने क्या बोला यार कि मुझे डेटा चाहिए प्रोसेस के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका प्रोसेसर हूँ और सीआर मेरा कौन है, रैम है। तो मैंने सीआर को रैम, वो क्विज़ेस भी दिए हुए हैं, असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं और प्रोजेक्ट्स भी दिए हुए हैं। तो कल मैंने जैसे अभी मैंने फ़ौरन सीआर को बोला सीआर मुझे वो असाइनमेंट्स चाहिए, तो सीआर के पास वो असाइनमेंट्स नहीं थे। तो सीआर ने बोला सर मेरे पास तो वो असाइनमेंट नहीं है, वो असाइनमेंट मैंने यूनिवर्सिटी में रखे हुए हैं। तो अगर सीआर के पास वो असाइनमेंट होते तो मुझे फ़ौरन मिल जाते, यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन अब चूंकि सीआर के पास वो नहीं है तो सीआर ने किसी दूसरी जगह पर रखे हुए हैं। तो सीआर अब पहले उस जगह पे जाएगा, फिर वहाँ से असाइनमेंट्स लेके आएगा। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, यस नो? यस सर। लेकिन चूंकि सीआर की मजबूरी थी, सीआर के पास अपना सामान बहुत था, लिहाजा सीआर वो सामान यानी वो असाइनमेंट्स नहीं ला सका। तो ज़ाहिर है बेस्ट सोल्यूशन उस वक्त यही था कि आप इसको किसी और सेफ जगह पर रख दो। लेकिन अब आपको जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, सर टाइम कंज्यूमिंग जॉब। तो यहाँ देखें, अगर रैम के पास डायरेक्टली डेटा है और वो डेटा प्रोसेसर डायरेक्टली ले लेता है तो ये कहलाता है फास्ट एक्शन। लेकिन रैम के पास डेटा नहीं, जगह नहीं थी, रैम ने वो डेटा उठा के कहाँ रख दिया, हार्ड डिस्क में। अब प्रोसेसर ने बोला भाई मुझे डेटा चाहिए, तो रैम ने बोला मेरे पास तो डेटा नहीं है,
किसको दिया हुआ है, हार्ड डिस्क को, वो हार्ड डिस्क के पास जाएगी, हार्ड डिस्क से वो डेटा अपने पास लेके आएगी और फिर वहाँ से प्रोसेसर को भेजेगी। तो इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा या डायरेक्टली रैम के पास अगर डेटा होता वो प्रोसेसर को दे देती, किस पे टाइम ज़्यादा लगेगा? जी क्लास? यस सर। क्या यस सर? मैंने कुछ पूछा है आपसे, सवाल पूछा है सर मैं नो सर अभी ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर डेटा CR कौन है, मेरी रैम है, मैं प्रोसेसर हूँ, मैंने CR को असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, तो अभी मैंने CR से असाइनमेंट्स मांगे, CR ने बोला सर मेरे पास असाइनमेंट्स वो नहीं है, मैंने यूनिवर्सिटी में रखे हैं। अच्छा भाई फिर क्या करोगी? तो CR ने बोला सर मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी और वहाँ से लेके आऊँगी फिर आपको दे दूँगी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब हुई या नहीं हुई? यस सर। लेकिन अगर वही असाइनमेंट CR के पास डायरेक्टली होते तो मैंने मांगे CR मुझे फ़ौरन दे देती, तो ये फास्ट प्रोसेस हुआ। यस सर। ऐसे ही है। तो यानी इन अदर वर्ड्स जी। अगर पेजिंग आएगा तो यहाँ पर देखें, पेजिंग स्लोज द कंप्यूटर, यानी पेजिंग आप कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, आपके पास डेटा नहीं है, आपने डेटा वो किसी और के पास रखवाया हुआ है, तो इससे आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो पेजिंग सिस्टम को स्लो डाउन कर देती है, लेकिन पेजिंग फ़ायदा भी देती है। पेजिंग करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई नई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी, इससे आपकी कॉस्ट सेफ हो जाती है। ठीक है, उससे आपकी क्या चीज़ सेफ हो जाएगी? कॉस्ट सेफ हो जाएगी। सेव हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है जी। तो अब आता है जी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में दो चीज़ें आती हैं, मल्टीटास्किंग और एक आता है टाइम शेयरिंग टास्किंग। पहले हम ज़रा मल्टीटास्किंग देख लेते हैं। मल्टीटास्किंग मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, आप पढ़ भी रहे हैं, हो सकता है साथ में आप खाना नाश्ता भी कर रहे हो सकता है साथ में आप अपने किसी दोस्त को मैसेज भी कर रहे हो सकता है आप फेसबुक पे भी किसी को रिप्लाई कर रहे हो सकता है आप यूट्यूब का भी कोई वीडियो देख रहे हो सकता है आप कोई मेल भी कर रहे हो। तो ये कहलाती है मल्टीटास्किंग, यानी एक ही वक्त में अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हो तो दैट्स कॉल्ड मल्टीटास्किंग। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर कहलाती है टाइम शेयरिंग। अच्छा, अब ये टाइम शेयरिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रोसेसिंग कहलाती है टाइम शेयरिंग वाले। ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा समझना। देखिए भाई, आप लोगों की जो हमारी वैसे क्लास होती है, आपकी यूनिवर्सिटी में टाइमिंग क्या है? सुबह 8:30 बजे से लेके कितने बजे तक? 10:30। नहीं, टोटल टाइमिंग दिन में 2:30 बजे तक सर। 2:30 बजे तक। इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी 1 घंटे की क्लासेस होती है ना, वैसे 2 घंटे। यस सर, वैसे 1 घंटे की होती है, लेकिन हमारी 2 घंटे जी सर, 1 घंटे की होती है, लेकिन वैसे आपकी 1 घंटे की क्लास होती है, ऐसे ही है। यस Yes, sir. अगर आपकी क्लास फॉर एग्जांपल 8:30 से 9:30, फिर 9:30 से 10:30, फिर 10:30 से 11:30, फिर 11:30 12:30, देन 1:30, देन 2:30 कंटिन्यू क्लासेस हो रही होती है, ऐसे ही है ना उसूलन। यस सर। वो एक अलग बात है, बीच में ब्रेक मिलता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन ऐसे ही है। अब हमारी जो लेक्चर हॉल में क्लास हो रही होती है और हमारी क्लास होती है मंडे वाले दिन, अगर आपकी मैनेजमेंट बोले भाई कि मंडे वाले दिन वो लेक्चर आईटी के कोर्स के लिए रिज़र्व है, लेक्चर हॉल आईटी के कोर्स के लिए रिज़र्व है, तो हमारी क्लास कब से कब तक है? 8:30 सर आपकी बात समझ में आई। 8:30 से 10:30 तक। सही है ना, 8:30 से 10:30। तो 8:30 से 10:30 तो हमने क्लास ले ली, फिर 10:30 से आगे 11:30, 12:30, 1:30 और 2:30, 4 घंटे वो रूम खाली पड़ा है, यूज़ नहीं हो रहा। तो इज इट बेनिफिशियल और द लॉस? लॉस हुआ ना। लॉस हुआ ना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप घर से इंस्टीट्यूट आते हैं, ठीक है, आप ऑटो में आते हैं या गाड़ी में आते हैं, तो आपने ऑटो या गाड़ी आपके अपने लिए हायर कर ली और आपने कहा भाई कि मुझे सुबह 8:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचना है और 2:30 बजे मेरा ऑफ होता है। जब 8:30 बजे, तो कम से कम ज़ाहिर है वो ड्राइवर या ऑटो वाला आपके पास आपके घर में कम से कम 8 बजे तो आएगा ही आएगा ना। तो
8 बजे से लेके 2:30 बजे आपको वहाँ से पिक करेगा तो 3 बजे पहुँचा देगा, लेट से आधा घंटा लगता है, तो 8 से 3 तक आप उसको अपने लिए बुक करवा लेते हो, ठीक है। हालांकि आधा आधा घंटा चाहिए आपको, यानी कि आपके घर से 8 से 8:30 तक आधा घंटा आपने वो ऑटो बुक किया, फिर 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक ऑटो बुक किया, बीच की टाइमिंग 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 और 2:30, 7 घंटे 7 घंटे क्या हो गया क्लास जी, क्लास 7 घंटे क्या हुआ, रिजर्व हुआ है ना। आर यू हेयरिंग मी? यस सर। तो आप उसूलन उसको 1 घंटे सर आपकी आवाज हल्की हो गई बहुत। जी आपकी आवाज हल्की हो गई। आप कैसी है मेरी आवाज? सही है सर। चले, तो आपको 8:30 से 8 से 8:30 और 2:30 से 3, आधा घंटा 1 घंटा, तो उसूलन वो गाड़ी आपके लिए इस्तेमाल हुई 1 घंटा, लेकिन आपने उसको 6 घंटे और रिजर्व करके रखा जिसमें गाड़ी कोई यूज़ नहीं हुई, तो आपके लिए लॉस हुआ नहीं हुआ? यानी आपको तो चार्जेस देने पड़ रहे हैं ना एक्स्ट्रा। यस सर। और जिसकी गाड़ी आपने रख ली उसके लिए मज़े ही मज़े, बगैर यूज़ के पैसे आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो अगर आप थोड़ा सा सेंस रखते होंगे तो आप बोलेंगे उस बंदे को, यार एक काम करो, तुम सुबह 8 बजे आना, मुझे 8:30 यूनिवर्सिटी में छोड़ना, फिर तुम चले जाओ अपना काम करना, फिर तुम आ जाना 2:30 बजे, मुझे 3 बजे घर पे छोड़ देना। तो इस पे कॉस्ट आप पे भी कम पड़ जाएगी और वो बंदा अपनी उस गाड़ी को उस टाइम में कहीं और यूटिलाइज कर लेता है। यस और नो? यस सर। दिस कॉल्ड यस सर। टाइम शेयरिंग, ठीक है। यानी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस रूम को एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए रिजर्व ना करे और आप एक गाड़ी को एक पर्सन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए पूरे डे के लिए रिजर्व ना करें, सिर्फ टाइम स्लॉट के मुताबिक उसको बुलाएं और काम कर दें, तो दैट्स कॉल्ड टाइम शेयरिंग। यानी हमारी क्लास सुबह 8:30 से लेकर 10:30 तक होगी उस रूम के अंदर, फिर 10:30 से 11:30 उसी रूम के अंदर कोई और टीचर अपनी क्लास ले सकता है, फिर 11:30 से 12:30 कोई और ले सकता है। तो इस तरह कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक ही रूम के अंदर मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये कहलाता है टाइम शेयरिंग एंड वी प्रेफर इन कंप्यूटर टाइम शेयरिंग प्रोसेसेस। आगे है फाइल मैनेजमेंट। मैं आपको बता चुका हूँ फाइल मैनेजमेंट क्या होती है, प्रॉपर्ली फाइल को रखना। यानी फॉर एग्जांपल अभी आपने 4 साल की डिग्री के अंदर एडमिशन लिया है और ये आपका पहला ईयर है ना, तो Yes, sir. आप अपने पहले ईयर के अंदर पहला सेमेस्टर भी है, ठीक है जी। तो आप अपने इस 4 साल की डिग्री के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर 4 फोल्डर बना लेते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। फिर हर फोल्डर के अंदर 2 सब फोल्डर बनाते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, अगले में सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, अगले में सेमेस्टर 5, 6, 7, 8। फिर हर सेमेस्टर के फोल्डर के अंदर आप जो कोर्सेज एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके फोल्डर बना रहे हैं, फिर हर कोर्स के फोल्डर के अंदर उसकी डिटेल आप डाल रहे हैं। तो कल को होगा क्या, अब जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा, हाँ यार ये वाला कोर्स मैंने फ़लाँ ईयर में फ़लाँ सेमेस्टर में पढ़ा था, तो आप इजीली वहाँ से जाके क्विक एक्सेस कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। रादर देन कि आप एक ही फोल्डर बना दें, बस लिख दें भाई क्या फिजियोथेरेपी, डिग्री फिजियोथेरेपी, उसके अंदर हर कोर्स हर साल हर एक का डेटा डालते रहें, तो कल को फ्यूचर में जब आपको डेटा एक्सेस करना पड़ेगा तो आपको टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? जी सर लगेगा। यस सर, टाइम दैट्स लगेगा। कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है Yes, जी। sir. मुझे लोगों की आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, लगता है कुछ ज़्यादा ही थक गए। यस सर आ रही है क्या? चलें सही जी, सर। फाइल नेमिंग का मतलब है जी कि फ़ाइल को किस नाम से सेव करते हैं।
तो ये हम बाद में देख लेते हैं। बस हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर एंड हो जाता है। अब अगर किसी ने कुछ चीज़ शेयर करनी है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ बता दें।